तो आज का ये पहला क्वेश्चन है 11 नंबर। इसमें पूछा है कि यहाँ पे जितना भी सॉल्ट्स है सारे सॉल्ट्स का जो डिसोसिएशन वो 90% होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो आपने सॉल्वेंट में पानी में आपने क्या करा, पानी में आपने ये सारे सॉल्ट ए बी सी डी सब सॉल्ट आपने दिया, देने के बाद किस में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा। और आपको पता है इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करना है, हाँ ठीक है। तो एलिवेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। ओके, तो ये डेल्टा टी बी जो होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब टी बी माइनस टी बी नॉट होता है। ओके, मतलब पहले जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस था, तो अभी यहाँ पे ये सोल्यूट देने के बाद ये सारे क्या है, सॉलिड सोल्यूट है, मतलब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। तो ये देने के बाद आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा ना अभी, क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, ये सरफेस ऑक्यूपाई करेगा ना, करने के बाद आपका ये वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो फिर से आपको वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ इक्वल करने के लिए आपको थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये डेल्टा टी बी जो होता है ये मतलब होता है टी बी माइनस टी बी नॉट, वो शुड बी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। तो टी बी अभी देखो यहाँ पे आई जितना ज़्यादा होगा डेल्टा टी बी उतना ज़्यादा होगा, है ना। आई जितना ज़्यादा होगा डेल्टा टी बी उतना ज़्यादा होगा, मतलब टी बी उतना ज़्यादा होगा, है ना, क्योंकि टी बी नॉट तो फिक्स है, टी बी नॉट इज़ फिक्स, ये 100 डिग्री सेल्सियस है ना। तो अभी यहाँ पे आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बी, तो जिसके लिए आई ज़्यादा होगा उसके लिए बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। तो क्वेश्चन यही है विच हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो आपको आई निकालना है। ठीक है, और सारा सॉल्व जो है क्या हो रहा है, सारा डिसोसिएटेड हो रहा है। ठीक है, तो डिसोसिएटेड हो रहा है वो भी 90% हो रहा है। ठीक है, तो डिसोसिएटेड होने से कोई भी सॉल्व अगर सपोज मैं कंसिडर करता हूँ एक्स बी वाई है, तो ये अगर डिसोसिएट हो रहा है तो ये आपको एक्स टाइम्स आपको ए मिलेगा, है ना, एक्स टाइम्स ऑफ ए वाई प्लस और वाई टाइम्स ऑफ बी एक्स माइनस। ठीक है, तो इसमें जो आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिला कितना है, एक्स प्लस वाई। ओके, इसमें आपका टी इक्वल टू जीरो में कंसिडर कर लेते हैं, इसका कंसिडरेशन सी है। ठीक है, ये जीरो हो जाएगा, तो टी इक्वल टू में क्या होगा, टी इक्वल टी में ये सी माइनस सी अल्फा, ये आपका एक्स सी अल्फा, ये आपका वाई सी अल्फा। ठीक है, तो एट इक्विलिब्रियम टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना हो रहा है, एट इक्विलिब्रियम टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स सी माइनस सी अल्फा प्लस एक्स सी अल्फा प्लस वाई सी अल्फा। ठीक है, तो ये अगर लेंगे तो इसमें सी कॉमन लेने का 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फ़ा प्लस वाई अल्फ़ा। ठीक है, एक्स प्लस वाई को हम एक काम करते हैं, एन पकड़ लेते हैं, एक्स प्लस वाई जो है इसको हम एन पकड़ेंगे, एन इज़ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो ये हो जाएगा प्लस एन अल्फ़ा। ठीक है, तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये हो गया टोटल कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। तो वेंडर फैक्टर आई क्या होता है, आई इक्वल टू होता है कि टोटल कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम या फिर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो इनिशियल सी है और एट इक्विलिब्रियम क्या सी 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा। ठीक है, तो इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा एन माइनस 1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है डिसोसिएशन के लिए। तो आई इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा एन माइनस 1 हमको यूज़ करना है, और अल्फ़ा क्या है, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो दिया 90%। ठीक है, और एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, मतलब एक्स प्लस वाई। तो एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए एक्स प्लस वाई क्या होगा, 2 प्लस 3 5। ठीक है, ये 5 माइनस 1 4, 4 इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना है आपका 90%, है ना, तो इसमें कितना आने वाला 4.6। ठीक है, इसके लिए आने वाला है आपका 4.6। ठीक है, 1 प्लस 0.9 इंटू 4। ठीक है, क्योंकि ये 5 माइनस 1 हो जाएगा, इसमें 5 पार्टिकल आ रहा है, 3 प्लस 1। बेरियम क्लोराइड में कितना होगा 3, तो 3 माइनस 1 2, 2 इंटू 0.9 प्लस 1, ये कितना आने वाला है, ये 2.8, ये 2.8। ये कितना आएगा, ये भी आपका 3 आएगा इसमें, है ना, 2 सोडियम एक सल्फेट 3 आएगा, तो इसका भी 3 था, इसका भी 3 है, इसका सेम आएगा 2.8। ठीक है, तो इसमें से आपको देखना है सबसे ज़्यादा किसके ले रहा है, ए के लिए ज़्यादा आ रहा है सबसे, तो ए इज़ योर आंसर। ठीक है, ए आपका आंसर होगा। ठीक है, जैसे पूछा ना, विच ऑफ द हाईएस्ट बॉइलिंग, तो आई जिसमें सबसे ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा अगर डिसोसिएशन हो रहा है। एसोसिएशन होगा तो अलग हो जाएगा। ठीक है, एसोसिएशन के लिए क्वेश्चन देखते हैं आगे। इसमें पूछा है द vapor pressure of a solvent decreased by 10 mm mercury when a non-volatile solute was added to the solvent. The mole fraction of the solute in solution is 0.2. Okay, what would be the mole fraction of the solvent if decrease in vapor pressure is this? तो decrease in vapor pressure का मतलब क्या है, P नॉट माइनस पी एस। ओके, रिलेटिव लॉइंग इन वेपर प्रेशर में पी नॉट जो होता है बड़ा होता है, पी एस क्या होता है, ये वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। तो डिवाइडेड बाय क्या होता है, डिवाइडेड बाय पी एस इज इक्वल टू क्या होता है, एन बाई एन। ठीक है, ये राउल्स लॉ हो गया। तो एक बार बोल रहे हैं कि पी नॉट माइनस पी एस जो है, ठीक है, वो कितना हो रहा है, 10 होता है। ठीक है, जब आपका मॉल फ्रैक्शन क्या होगा, मॉल फ्रैक्शन होगा व्हेन अ मॉल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन सॉल्यूशन इज 0.2। ठीक है, इज 0.2।
तो अभी बोल रहा है कि अगर पी नॉट माइनस पी एस अगर 20 हो जाए, ठीक है, तो एन क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट क्या होगा, ये पूछ रहा है ना। तो एक काम करते हैं, दो इक्वेशन बनाते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, है ना। मतलब यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, पी नॉट माइनस पी एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, है ना। तो पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड ये 1, पी नॉट माइनस पी एस ये 2 इज इक्वल टू एन 1 डिवाइडेड बाई एन 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20, और ये दिया हुआ 0.2, यह निकाल देंगे हम, है ना, ये एन होगा। तो एन इसमें आएगा आपका कितना, एन इक्वल टू आएगा 0.4, ठीक है। तो ये सॉल्यूट हो गया, तो सॉल्वेंट कितना होगा, 1 माइनस 0.4 दैट इज 0.6, तो आंसर इज 0.6, आंसर शुड बी सी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में आते हैं। इसमें बोला है ए बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ इथानॉल, ओके, इथानॉल एंड एनहैप्टन, ये दोनों का सॉल्यूशन आपने इसलिए बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं, दो चीज़ का, दो कंपोनेंट का आपने सॉल्यूशन लिया, इज एन एग्जांपल ऑफ, आइडियल होगा, नॉन आइडियल होगा, क्या होगा, ये आपको कैसे इसको डिटरमाइन कैसे करना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है ना, आपको याद नहीं रखना, कुछ भी याद नहीं रखना है, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो एग्जांपल्स होते हैं, आप इसको कुछ भी याद मत रखो, मैं एकदम शॉर्टकट ट्रिक्स आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है, किस तरह से करना है। तो इथानॉल जो है ये C2H5OH हो गया, है ना। और एनहैप्टन क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो अभी इसमें देखो ध्यान से, तो जो एनहैप्टन होगा, नॉर्मल हैप्टन होगा, नॉर्मल हैप्टन के बीच में किस तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, नॉर्मली क्या होता है, जो नॉर्मल हैप्टन के बीच में वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना, क्योंकि ये तो नॉन पोलर है। और इथानॉल के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है ना। तो और ऊपर से देखो ये जो मतलब कंपाउंड है ना, और ये जो कंपाउंड है कम्प्लीटली डिफरेंट है। अगर दोनों कंपाउंड में कोई सिमिलरिटी नहीं है तो वो हमेशा नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। सिमिलरिटी का मतलब ये बोल रहा हूँ कि जैसे कि मिथानॉल और इथानॉल, ठीक है, इसमें थोड़ा सा क्या है, सिमिलरिटी है, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, एक CH2 का डिफरेंसेस है ना, जैसे कि बेंजीन और टोल्यून, बेंजीन और टोल्यून, ठीक है, इसमें ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। तो ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होंगे तो उसको हम बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन, लेकिन ये दोनों का सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले तो ये क्लियर करना है, अगर देखने में दोनों अलग अलग होगा तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, ठीक है। अभी नॉन आइडियल में से आपका ये नेगेटिव डिविजन वाला होगा कि पॉजिटिव, ये कैसे करेंगे। अभी आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखना है कि वीकेन हो रहा है कि स्ट्रेंथन हो रहा है ना, ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ रहा है अभी मिक्सर करने के बाद, या फिर मिक्स कर देने के बाद आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कम हो रहा है, वो देखना है बस। तो अभी जैसे कि नॉर्मल पेंडे के बीच में क्या होता है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, और इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अभी जैसे ये दोनों मिक्स कर दोगे तो इथानॉल के बीच में आपका ये जो नॉर्मल हैप्टन है घुस जाएगा अंदर अंदर, है ना, पेनिट्रेट कर जाएगा। तो पेनिट्रेट कर जाएगा तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो ऑब्वियसली अगर आपका हाइड्रोजन बॉन्ड अगर वीकेन हो रहा है तो हाइड्रोजन बॉन्ड वीकेन होने से वो पॉजिटिव डिविजन होता है, पेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो योर आंसर इज बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस वाले क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड डिटरमाइन इन इस एक्वास सॉल्यूशन एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली निकालने के लिए बोला है, फ्रॉम डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। ऐसे तो हमें पता है इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, कैल्शियम का 40 प्लस आपका क्लोरीन का हो जाएगा 71 इक्वल टू 111 है, ठीक है, 111 यह होता है आपका थियोरेटिकल मॉलिक्यूलर मास। लेकिन क्या होता है जब आप इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करते हो ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जैसे कि आप डेल्टा TB निकालते हो या डेल्टा TF निकालते हो, तो इसमें जो भी आपका जैसे कि डेल्टा TP में क्या होता है, KB इंटू एम, एम मतलब मोलरिटी होता है, मोलरिटी में फिर आपका मोल आ जाएगा, है ना, मोल फिर आपका वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास वहाँ से हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं। मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मेन एप्लीकेशन होता है कोई भी सोल्यूट पार्टिकल्स के लिए मॉलिक्यूलर मास निकालना। और मॉलिक्यूलर मास जो होता है, जैसे कि इसमें आपने KB इंटू मोलरिटी लिखा ना, मोलरिटी मतलब क्या होता है आपका, मोलरिटी मतलब होता है आपका मोल डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन KG, फिर मोल हो गया वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास जो है वो आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और इसमें एक प्रॉब्लम ये है, जो हम थियोरेटिकली हम ये एक्चुअली थियोरेटिकल नॉलेज लगा रहे हैं हम यहाँ पे। तो थियोरेटिकली जो भी मॉलिक्यूलर मास आएगा यहाँ पे, तो वो मॉलिक्यूलर मास एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटली नहीं मिलता है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल कुछ और हो जाता है, या फिर आपसे 111 आना चाहिए था, 111 से कम आएगा या फिर ज़्यादा आ जाएगा। वो रीज़न क्या है, वो रीज़न आइडर आपका जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो आइडर आपका डिसोसिएट हो रहा है या फिर एसोसिएट हो रहा है, ठीक है। तो डिसोसिएट हो रहा है या फिर एसोसिएट हो रहा है, उसको करेक्शन करना होगा आपको। और करेक्शन करने के लिए वेन डॉफ ने अपना एक करेक्शन टर्म दिया है, ठीक है, वेन डॉफ ने अपना एक करेक्शन टर्म दिया है और उसको हम बोलते हैं वेन डॉफ फैक्टर, ठीक है, और वो है आई, ओके। तो वेन डॉफ का अपना एक करेक्शन टर्म है, वो है वेन डॉफ फैक्टर और वो है आई। और आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू होता है ऊपर की तरफ होगा द नंबर ऑफ पार्टिकल
आफ्टर डिसोसिएशन, कैल्शियम क्लोराइड जो ये डिसोसिएशन होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन, और नीचे में होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनिशियली टेकन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनिशियली टेकन, ओके। और इसी का जो एक्सटेंशन अब सारा मतलब डिराइव करने के बाद जो फॉर्मूला आएगा इसमें आई इक्वल टू आने वाला है 1 प्लस अल्फ़ा एन माइनस 1, ठीक है, ये आई है। तो आई इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा एन माइनस, ये फॉर्मूला आपको याद रखना फॉर डिसोसिएशन, ठीक है। एसोसिएशन होगा तो फिर यहाँ पे थोड़ा अलग हो जाता है। एसोसिएशन के लिए होता है आई इक्वल टू 1 प्लस बीटा 1 बाई एन माइनस 1, ठीक है, अगर एसोसिएट हो रहा है तो कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है, डिसोसिएट। तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। इसमें अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एन क्या, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड डिसोसिएट होने के बाद आपको 3 पार्टिकल मिलेगा, 2 क्लोरीन मिलेगा, 2 क्लोराइड मिलेगा और 1 कैल्शियम आयन मिलेगा आपको, है ना। मतलब कैल्शियम क्लोराइड जब भी डिसोसिएट करेगा, डिसोसिएट करने के बाद कैल्शियम 2 प्लस 2 Cl माइनस आपको मिलने वाला है। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितना हुआ, 3 हुआ ना। तो n इक्वल टू 3 पुट करना है यहाँ पे। लेकिन आपको अभी क्या करना है, I इक्वल टू जो मॉलिकुलर मास है वो मॉलिकुलर मास, थियोरेटिकल मॉलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एक्सपेरिमेंटल मॉलिकुलर मास, ये लेना है ना। क्योंकि मॉलिकुलर मास जो होता है वो I के साथ क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया। इसलिए I इक्वल टू क्या होता है, थियोरेटिकल मॉलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एक्सपेरिमेंटल मॉलिकुलर मास। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा, I इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, मतलब ऊपर में होता है आपका एक्सपेरिमेंटल और नीचे होता है थियोरेटिकल। लेकिन जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमेशा क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिकुलर मास। इसलिए मॉलिकुलर मास के लिए आपका क्या होता है, इन्वर्स हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला लिया है। और आपको क्या करना है, यहाँ पे आई निकालना है, ठीक है। तो आई निकाल के आई का वैल्यू पुट करना है और आपको कंपेयर करना है थियोरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल में। तो आई का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, पुट करने के बाद देखो यहाँ पे क्या होता है, इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा तो दिया हुआ नहीं है, अल्फ़ा का अल्फ़ा रखता हूँ मैं, तो 3 माइनस 1, ओके। तो 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 ये हो गया आपका 1 प्लस 2 अल्फ़ा, ठीक है। तो 1 प्लस 2 अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन 1, राइट। तो यहाँ पे आपका जो एम टी बाई एम एक्सपेरिमेंटल है वो क्या हो जाएगा, वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। क्योंकि आई मतलब आपको क्या मिल रहा है, आई मतलब मिल रहा है आपको 1 प्लस 2 अल्फ़ा विच इज़ ग्रेटर देन 1। तो एम टी बाई एम एक्सपेरिमेंटल इज़ ग्रेटर देन 1, ओके। और देयरफॉर एम टी जो है वो क्या हो जाएगा, एम टी विल बी ग्रेटर देन एम एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। तो एम टी कितना है आपका, एम टी है आपका 111, ठीक है। तो एम एक्सपेरिमेंटल क्या हो जाएगा, एम एक्सपेरिमेंटल जो होगा वो 111 से कम हो जाएगा, ठीक है। सो योर आंसर इज बी, एक्सपेरिमेंटल मॉलिकुलर मास, ओके। अगर ये आपका मतलब एक थियोरेटिकल अगर आपका 111 है, 111 है, तो अगर 111 अगर इससे ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आपका जो एम एक्सपेरिमेंटल है वो क्या हो जाएगा, 111 से कम हो जाएगा। तो आंसर इज बी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें बोला है कि 1 मोलर aqua solution of an electrolyte A2B3 is 60% ionized. The boiling point of the solution at 180 m is, boiling point निकालने के लिए बोला है solution का, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि आपको आयोनाइज से बोल दिया ना ऑलरेडी, आयोनाइज से बोल दिया तो आप डिग्री मतलब डिसोसिएट होगा, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको निकालना है सबसे पहले, ठीक है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए पार्टिकल तो निकालना पड़ेगा। तो A2B3 जो है वो अगर डिसोसिएट होगा तो इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, इसमें आपको मिलेगा 2A, ये कैटायन कंसीडर कर लेता हूँ, 3B2 माइनस, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना आ रहा है आपका 5, ठीक है। तो n इक्वल टू हो जाएगा 5, ठीक है। तो I निकालना है आपको, I इक्वल टू होता है 1 प्लस, ओके, n माइनस 1 अल्फ़ा, ठीक है। अल्फ़ा है आपका 60%, तो ये हो गया 1 प्लस n हो गया आपका 5 माइनस 1 इंटू 0.6। तो इसमें जो आपका वैल्यू आने वाला है वो कितना होगा, 3.4, ठीक है। 3.4 आ गया आपका, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ओके, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यूज़ करना है। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू, ओके, के बी क्या होता है, एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट इंटू मोलालिटी, ओके। मोलालिटी भी दिया हुआ है, 1 मोलल है, के बी भी दिया हुआ है ना। तो डेल्टा टी बी क्या होता है, एलिवेशन का मतलब क्या होता है, आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया तो टी बी माइनस टी बी नॉट, ठीक है। तो टी बी इज़ द सोल्यूशन के लिए और टी बी ये इनिशियली जब आपने सॉलिड ऐड नहीं करा था, मतलब ये सॉल्वेंट का है। तो आई कितना है आपका 3.4, ओके, इंटू के बी इज़ कितना 0.5, ओके, 0.52 इंटू मोलल कितना है आपका 1, ठीक है। तो ये सारे पुट करने के बाद और इसमें आने वाला है आपका टी बी माइनस टी बी नॉट इज़ इक्वल टू 1.768, ओके। तो यहाँ से टी बी होगा 1.768 प्लस टी बी नॉट, और टी बी नॉट कितना होता है, टी बी नॉट होता है 373,
तो प्लस 373 विच इज इक्वल टू 374.76। ओके, आंसर आने वाला है आपका डी। ओके, तो डी इज योर आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें बोला है आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स रिप्रेजेंट्स द आइडियल बाइनरी मिक्सचर। ठीक है, मतलब आइडियल बाइनरी मिक्सचर होना चाहिए। मतलब बाइनरी मिक्सचर और आइडियल होने से आपका जो ग्राफ है ना वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। ठीक है, मतलब लेकिन यहाँ पे 4 अलग अलग दिए हुए हैं, तो सबके लिए आपको चेक करना होगा एक एक करके। ठीक है, तो मैं एक एक करके ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो पी टोटल वर्सेस 1/XB होगा तो क्या होगा। तो सबसे पहले आपको पी टोटल और XB के बीच में रिलेशन निकालना है ना। तो पी टोटल हमारे पास होता है पी टोटल इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। ठीक है, तो अगर आपको एक्स बी के साथ रिलेशन निकालना है तो आपको एक्स ए को एक्स बी में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो पी ए नॉट 1-XB प्लस पी बी नॉट एक्स बी। ठीक है, फिर आप इसको, इसमें से आपका रिलेशन निकल के आएगा ये मल्टीप्लाई करने के बाद, वो है पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट इंटू एक्स बी। ठीक है, तो पी टी वर्सेस एक्स बी जो है, अगर वो ग्राफ ड्रॉ करेंगे पी टी वर्सेज एक्स बी, तो वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, लीनियर होगा, है ना। लेकिन 1/XB करेंगे तो वो लीनियर नहीं आएगा। ठीक है, वो कैसा आ जाएगा आपका, इस तरह का ग्राफ होगा। ठीक है, इस तरह का ग्राफ हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि प्लॉट ऑफ पी टोटल वर्सेस 1/XB, पी टोटल वर्सेस 1/XB का लीनियर होगा, ऐसा बोल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, पी टोटल वर्सेस XB का आपका लीनियर होगा। ठीक है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आंसर नहीं है। तो बी देखते हैं, प्लॉट ऑफ मतलब बाइनरी, मतलब ये मैच नहीं हो रहा है ना। तो प्लॉट ऑफ पी टोटल वर्सेस YA। ठीक है, तो इसके लिए देखते हैं। तो ये 1 नंबर के लिए था, ए के लिए था ये। अभी बी के लिए देखते हैं। तो बी में आपको बताया है प्लॉट ऑफ पी टोटल वर्सेस YA। तो YA के लिए आपको पी ए इक्वल टू क्या होता है, YA इंटू पी टोटल होता है। तो पी ए इक्वल टू YA इंटू पी टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे जो YA है और पी टोटल है, इनके बीच में रिलेशन कैसा है, इनके बीच में रिलेशन है पी टोटल इज इक्वल टू PA डिवाइडेड बाय YA। तो ये y हो गया, पी टोटल ये y है और ये आपका x है। तो ये y इक्वल टू कैसा ग्राफ होगा, 1/x। तो y इक्वल टू 1/x का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है ना, मतलब ऐसा होगा ग्राफ। तो ये लीनियर तो नहीं होगा, लेकिन इसमें बोल रहा है बी में कि पी टोटल वर्सेस y/a इज वर्सेस y इज लीनियर, तो ये नहीं हो सकता, ये भी गलत है। तो अभी सी के लिए देखते हैं। तो सी में, सी के लिए हमें करना है पी ए इक्वल टू क्या होता है, पी ए इक्वल टू होता है YA इंटू पी टोटल, है ना। और पी टोटल इक्वल टू क्या होता है, पी टोटल इक्वल टू होता है, सॉरी पी टोटल नहीं, आपको फिर से पी ए निकालना है। पी ए इक्वल टू लिक्विड फेस के लिए क्या होगा, लिक्विड फेस के लिए होगा आपका पी ए नॉट इंटू एक्स ए। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेपर फेज में और ये हो गया आपका लिक्विड फेज में। ठीक है, तो एक काम करते हैं, दोनों इक्वल हो गया तो अब दोनों को इक्वल कर देते हैं। देयरफॉर YA पी टोटल विल बी इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए। ठीक है, तो यहाँ से एक्स ए इक्वल टू क्या होगा, एक्स ए इक्वल टू होगा YA पी टोटल डिवाइडेड बाई पी ए नॉट। ठीक है, सिमिलरली एक्स बी क्या होगा, एक्स बी YB पी टोटल डिवाइडेड बाई पी बी नॉट। ठीक है, और ये दोनों मॉल फ्रैक्शन है, लिक्विड फेस है, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा 1, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू कितना होगा 1। ठीक है, मतलब दोनों को प्लस कर देते हैं। एक्स ए मतलब क्या है, YA पी टोटल डिवाइडेड बाई पी ए नॉट, ओके, प्लस YB पी टोटल डिवाइडेड बाई पी बी नॉट इज इक्वल टू 1। सो पी टोटल एक काम करता हूँ, कॉमन लेके नीचे लाता हूँ यहाँ पे। तो YA बाई पी ए नॉट प्लस YB डिवाइडेड बाई पी बी नॉट इज इक्वल टू 1 बाई पी टोटल। तो 1 बाई पी टोटल वर्सेस क्या है, YA। ठीक है, तो आपको YB को YA में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, YA डिवाइडेड बाई पी ए नॉट प्लस ये 1 माइनस, ये हो जाएगा 1 माइनस YA। ओके, YB इज इक्वल टू, ठीक है, मॉल रिएक्शन प्लस करने से 1 होता है ना, इसलिए। तो ये पी बी नॉट, ओके, इक्वल टू 1 बाई पी टोटल। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ से क्या करना है, इसमें आपको सिर्फ YA के साथ पी टोटल आपको देखना है। ठीक है,
तो एक काम करता हूँ, ये फाइनल जो इक्वेशन आएगा वो होगा आपका 1/pt, ठीक है, इक्वल टू 1/pb0, ओके, प्लस ya 1/pn0 माइनस 1/pb0, ठीक है। बस मैंने क्या किया, ये वन मतलब इसमें आपको एलसीएम लेना और कुछ नहीं है, ठीक है। एलसीएम लेके वाई ए को एक साइड में लाना है, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेप। तो इसमें देखो आप ध्यान से, इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपको 1/pt वर्सेस वाई ए, हाँ ये कैसा हो गया, 1/pt को अगर मैं y कंसिडर करता हूँ तो y इक्वल टू ये c हो जाएगा और ये एम एक्स, तो y इक्वल टू एम एक्स ग्राफ हो रहा है, स्ट्रेट लाइन लीनियर होगा, है ना। तो ये वाला प्लॉट सही हो रहा है। और d वाला देखो 1/p टोटल वर्सेस वाई बी, वाई ए के साथ जैसे हमने ये यहाँ पे रिलेशन निकाला है, वाई बी के साथ भी हम निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, तब आपको यहाँ पे वाई ए की जगह 1 माइनस वाई बी पुट करना होगा, और उसके लिए भी लीनियर आएगा। यहाँ पे दिया हुआ नॉन लीनियर, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो योर आंसर इज सी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें बोला है कि प्रेशर ओवर आइडियल बाइनरी लिक्विड मिक्सचर कंटेनिंग 10 मोल्स ईच ऑफ ए एंड बी इज ग्रेजुअली डिक्रीज आइसोथर्मली, ठीक है। मतलब इनिशियली जितना भी आपका वेपर प्रेशर होगा विथ टाइम अभी वो वेपर प्रेशर कम होते जा रहा है, और पी ए नॉट और पी बी नॉट इज गिवन टू यू, फाइंड अ प्रेशर एट विच हाफ ऑफ द लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर। तो अभी जितना आपने लिक्विड लिया है उस लिक्विड का ऊपर तो वेपर प्रेशर एक होगा ही, ठीक है। तो अब थोड़ा देर बाद क्या हो रहा है, उस लिक्विड से और वेपर में कन्वर्ट होते जा रहा है, ठीक है। तो वेपर में कन्वर्ट होते जा रहा है, जब आधा लिक्विड, ठीक है, हाफ ऑफ द लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर, तब आपका टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा ऊपर, ये पूछा है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है, इसमें बोला है कि विथ टाइम ए एंड बी ग्रेजुअली क्या होता है, उसका जो मतलब प्रेशर है वो आइसोथर्मली डिक्रीज होते रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, एक्स से और एक्स भी निकाल लेते हैं। एक्स से और एक्स भी कितना होगा, क्योंकि ये भी 10 मोल्स है, ए भी 10 मोल्स है और बी भी 10 मोल्स है, तो 10 डिवाइडेड बाई 20 मतलब हाफ हो जाएगा, और ये भी हाफ हो जाएगा, है ना, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन निकालते हैं हम, अभी पी टोटल निकालते हैं। तो पी टोटल हो जाएगा पी ए नॉट 200 है, एक्स से कितना है हाफ, प्लस पी बी नॉट कितना है 100, इसका कितना है हाफ, तो इसमें आने वाला है आपका 100 प्लस 50 इक्वल टू 150, ठीक है। ये टोटल वेपर प्रेशर, ठीक है, जब आपका ये आपने 10 मोल्स और 10 मोल्स किया था इनिशियली, ठीक है। तो विथ टाइम अभी क्या हो रहा है, जो लिक्विड है अभी, हाँ लिक्विड के ऊपर आपका 150 वेपर प्रेशर है, ठीक है। तो अभी मिलीमीटर मार्करी 150 मिलीमीटर मार्करी वेपर प्रेशर है लिक्विड के ऊपर। अभी जो जितना लिक्विड आपके पास है उसमें से हाफ ऑफ द लिक्विड जो है अभी वेपर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो कन्वर्ट होने के बाद अभी वेपर प्रेशर कितना होगा, ठीक है। तो फाइनली हाफ ऑफ द लिक्विड वेपर प्रेशर में कन्वर्ट होने के बाद अभी जो प्रेशर आएगा फाइनली, वो प्रेशर इस 150 से कम होगा, लेकिन इससे कम होगा, ठीक है। ये बात समझ में आना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें बोला है कि प्रेशर ओवर आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, डिक्रीज आइसोथर्मल, डिक्रीज होते जा रहा है, ठीक है, विथ टाइम। तो इनिशियली ये इनिशियल है, मतलब ठीक है, ये इनिशियल है, मतलब आपने जो मॉल फ्रैक्शन दिया हुआ है उसके हिसाब से ये इनिशियल है। अभी जो लिक्विड है उस लिक्विड के ऊपर आपको 150 मिलीमीटर मार्करी है, अभी वो लिक्विड जितना है उसमें से आधा आपको ऊपर की तरफ चला गया है ना। तो अभी वो वाला वेपर प्रेशर आपको निकालना है। तो इसमें एक किससे निकाले, उसको निकालने के लिए एक ट्रिक्स है। आप एक काम करते हैं, सारा लिक्विड अगर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, सपोज ओके, सारा लिक्विड अगर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस टाइम पे आपका वेपर प्रेशर क्या होगा वो निकालते हैं, ठीक है। उसको निकालने का एक ट्रिक्स है। अभी थोड़ा देर पहले और एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो हमने किया था ग्राफ वाले में, उसमें हमने एक रिलेशन यूज़ करा था कि 1/pt इज इक्वल टू 1/pb0 प्लस वाई ए 1/pa0 माइनस 1/pb0। तो ये वाला इक्वेशन यूज़ करके हमने ग्राफ ड्रॉ करा था, है ना। तो इस वाले इक्वेशन में देखो ध्यान से क्या है, इसमें पी एन और पी बी नॉट है और पी टी है और वाई है। तो इसमें सारा जो लिक्विड है वो गैस में अगर कन्वर्ट हो जाएगा तो ये वाला इक्वेशन यूज़ करना है, क्योंकि इसमें तो सिर्फ वेपर का ही है ना, सिर्फ वेपर का मोल फ्रैक्शन और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं वाई पी बी नॉट और पी ए नॉट पुट करने के बाद, ठीक है, अगर सारा वैल्यू मैं पुट कर दूँ, और वाई ए क्या होगा, वाई ए एक्स से हो जाएगा, मतलब हाफ हो जाएगा, है ना, क्योंकि सारा ए जो है लिक्विड में जितना भी था वो सारा आपका वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो एक्स से अगर हाफ था तो वाई ए भी हाफ हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हाफ पुट करने के बाद पी बी नोट की जगह 100 पुट करने के बाद पी ए नोट की जगह 200 पुट करने के बाद यहाँ पे जो पी टोटल निकल के आएगा ये आप लोग कैलकुलेट कर लेना, वो आएगा 133.3, ठीक है। इसमें वाई ए क्या है, वाई ए इज इक्वल टू हाफ है, ठीक है। ये आपको पुट करना है, क्योंकि ऑल द लिक्विड हैज़ बीन कन्वर्टेड टू द वेपर। तो लिक्विड में, लिक्विड सॉल्यूशन में, ठीक है, लिक्विड फेज में जो आपका ए का मोल फ्रैक्शन था हाफ था, वो अभी वाई ए हो गया, मतलब ठीक है। तो सारा वैल्यू पुट करने के बाद पी टी आ रहा है 133.3। तो ये हो गया आपका जो सारा लिक्विड अगर आपका वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो ये वाला वेपर प्रेशर है ना। लेकिन इसमें बोला था हाफ ऑफ द लिक्विड, अगर आधा लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है तो आधा लिक्विड वाला जो कन्वर्ट होगा उस टाइम पे जो आपका वेपर प्रेशर आएगा वो क्या हो जाएगा, वो 133.3
0.3 से बड़ा होगा, ठीक है, और लेकिन 150 से छोटा होगा, है ना। ये होगा कि नहीं होगा, ये लॉजिकल, देखो लॉजिक मैंने कैसे यूज़ करा। अगर इनिशियली, ठीक है, इनिशियली कितना 150 होता है और सारा लिक्विड अगर पेपर में कन्वर्ट हो जाता है तब आपको 133.3 होता है, तो हाफ ऑफ द लिक्विड होने से उसका वैल्यू जो आएगा उसका 133.3 और 150 के बीच में ही होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे अभी चेक करो, चेक करने पर आपको पता चलेगा कि 133 मिलीमीटर मार्कर ये तो नहीं हो सकता, 150 भी नहीं हो सकता, है ना, 166.5 ये भी नहीं हो सकता, ये इसी को होना है आंसर, है ना। तो ये आंसर है। तो इस तरह से लॉजिक यूज़ करके इसका आंसर इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो आंसर इज डी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोला टू लिक्विड्स ए एंड बी फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन बोला है तो क्या करना है, इसमें राउल्स लॉ यूज़ करना है सीधा सीधे, है ना। तो व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing 2 moles of A and 3 moles of B at 300 Kelvin, ठीक है, और PA0 and PB0 is given to you, ठीक है। तो इसमें जस्ट राउल्स लॉ अप्लाई करते हो, कुछ नहीं है ना। तो राउल्स लॉ अप्लाई मतलब ये P टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, PA0 XA प्लस PB0 XB, राइट। PA0 कितना है आपके पास, PA0 है 100, ठीक है। XA कितना है, XA दिया हुआ है आपका 2 moles and 3 moles ना, तो 2 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 5 प्लस PB0 कितना है, PB0 300 इनटू, और XB कितना हो जाएगा, XB हो जाएगा आपका 3 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो ये सारा कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन करने के बाद आएगा आपका ये 40 और ये आएगा आपको 180, ठीक है। तो हो गया इसका 220, तो 220 आपका सोल्यूशन इस ऑप्शन पे नहीं है, तो आंसर शुड बी डी, ठीक है। योर आंसर इज डी, क्योंकि 220 है ही नहीं ऑप्शन में। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि द डायग्राम गिवन बिलो इज अ वेपर प्रेशर कॉम्पोजिशन डायग्राम फॉर अ बाइनरी सोल्यूशन ऑफ ए एंड बी, दस इन द सोल्यूशन ए बी इंटरेक्शन सा। तो ये ग्राफ क्या है, ये पॉजिटिव डिवीजन हो रहा है ना, मतलब अगर ये ऐसे करके होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, तो ये होता है आइडियल सोल्यूशन, ठीक है, ये होता है आइडियल सोल्यूशन। लेकिन आइडियल सोल्यूशन से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये पॉजिटिव डिवीएशन है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डिवीएशन। तो पॉजिटिव डिवीएशन में क्या होता है कि ए और बी के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो वीकर होता है देन द ए एंड अ बी बी, ठीक है, देन ए एंड अ बी बी। तो इसमें देखना होगा आपको किसमें सिमिलर देन, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन ए एंड बी बी, ठीक है। तो आंसर सी होगा इसमें, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन में आता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ओके, बहुत इजी भी है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्या बोला है इसमें, इसमें बोला है कि आपने FeCl3 लिया, ठीक है। FeCl3 अगर आप इसके साथ रिएक्शन कराते हो, ठीक है, इसके साथ, तो इन एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये ब्लू कलर देगा, ओबियसली ये ब्लू कलर देगा, क्योंकि इसके साथ रिएक्शन करने के बाद जो आपका प्रोडक्ट बनता है FeCl3 प्लस ये कॉम्प्लेक्स जो है K4Fe पोटेशियम फेरोसाइनाइड, है ना, 6, है ना। तो ये रिएक्शन करने के बाद आपको मिलेगा क्या पता है आपको, फेरी फेरोसाइनाइड, तो Fe4 और यहाँ पे मिलेगा FeCN6 ये 3, ठीक है। इसका कलर होता है ब्लू, ठीक है, ये प्रूशियन ब्लू होता है, ठीक है। तो ये ब्लू कलर फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में रिएक्शन होगा तभी ये फॉर्मेशन होगा, है ना। तो अभी इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि दीज आर सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ओके, यहाँ पे और यहाँ पे सेपरेट किया गया है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है बीच में। तो ड्यू टू ऑस्मोसिस, अच्छा इसमें सिर्फ ऑस्मोसिस हो रहा है, तो ऑस्मोसिस हो रहा है मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सिर्फ सॉल्वेंट अलाउ हो रहा है, ठीक है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से क्या होता है, सिर्फ आपका यहाँ पे सॉल्वेंट अलाउ होगा, यहाँ से होगा या फिर यहाँ से होगा, ठीक है, मतलब सिर्फ सॉल्वेंट ही अलाउ हो सकता है, ठीक है। तो अभी इसमें बोला है कि ऑप्शन में देखना है आपको, अभी ऑप्शन बोला है कि ब्लू कलर फॉर्मेशन इन साइड एक्स, ओके, फॉर्मेशन इन साइड एक्स, तो यहाँ पे ब्लू कलर फॉर्म हो रहा है। तो ब्लू कलर फॉर्म कब होगा, यहाँ पे ब्लू कलर फॉर्म होने के लिए आपको FeCl3 को यहाँ पे आना पड़ेगा ना, लेकिन FeCl3 आपके लिए क्या है, सोल्यूट है ना, और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में सोल्यूट को पास नहीं किया जा सकता है ना, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का जो पोर्स होता है, पोर्स आर वेरी स्मॉल इन साइज थ्रू विच ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कैन पास। तो FeCl3 तो पास ही नहीं हो सकता, इसके साथ रिएक्शन कैसे करेगा, है ना, ना ये पास हो सकता है ना ये पास हो सकता है, राइट। तो ब्लू कलर फॉर्मेशन ये भी गलत है, ब्लू कलर फॉर्मेशन ये गलत है, नो ब्लू कलर फॉर्मेशन, यस ये सही होगा, ब्लू कलर फॉर्म ही नहीं हो सकता, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सिर्फ सॉल्वेंट ही पास कर सकता है, और दोनों के बीच में रिएक्शन ही नहीं होगा, तो ब्लू कलर कहाँ से होगा, है ना। FeCl3 पास नहीं कर सकता, या फिर ये कॉम्प्लेक्स पास नहीं कर सकता। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला लिक्विड मिक्सचर हैविंग कॉम्पोजिशन कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट Z,
ठीक है, इन द फिगर, मतलब ये वाला कंपोजिशन, ठीक है, ये एक मिक्सचर का कंपोजिशन है, इज सब्जेक्टेड टू डिस्टिलेशन एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, मतलब ये आपने इसको डिस्टिल करा, एक कांस्टेंट प्रेशर में आपने डिस्टिल करा उसको, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रोसेस। तो सबसे पहले देखो ये ग्राफ देख के ना आपको समझ में आना चाहिए ये क्या चीज़ का ग्राफ है, ये एज़ोट्रोपिक मिक्सचर का ग्राफ है। जब भी ऐसा ग्राफ आपको दिखे एक पॉइंट पे दोनों मिक्सचर आगे मीट कर रहा है, ठीक है, तो ये एक फिक्स कंपोजिशन पे एक साथ बॉयल हो रहा है, मतलब ठीक है, एक फिक्स कंपोजिशन पे एक साथ बॉयल हो रहा है। तो इस तरह के सॉल्यूशन को ये जेट वाले पॉइंट में जो आपका मिक्सचर आ रहा है, जो कंपोजिशन पे आए, ये जो कंपोजिशन है, इस कंपोजिशन में जो आपका मिक्सचर बना है उसको हम बोलते हैं एज़ोट्रोपिक मिक्सचर, ठीक है। तो एज़ोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है, एज़ोट्रोपिक मिक्सचर एक फिक्स कंपोजिशन पे आपको मिक्स करना पड़ता है दो कंपोनेंट को, ठीक है। जैसे कि अगर आपको इथानॉल, ठीक है, अगर आपको इथानॉल और वाटर के बीच में अगर आपको एज़ोट्रोपिक मिक्सचर बनाना है तो इथानॉल जो है आपको 95.5% ही लेना है, ठीक है, और वाटर जो है वो आपको 4.5% लेना है, ठीक है। तो इस मिक्सचर पे ही, हाँ, इस कंपोजिशन पे ही ये दोनों कंपोनेंट जो है वो एज़ोट्रोपिक मिक्सचर फॉर्म करेगा। अभी एज़ोट्रोपिक मिक्सचर का दो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि यहाँ पे जो इसका कंपोजिशन होगा लिक्विड फेस में, वेपर फेस में भी उसका कंपोजिशन सेम होगा, चेंज नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कंपोजिशन क्या है, 95.5:4:5, मतलब 95.5% आपका यहाँ पे क्या होता है इथानॉल और 4.5% क्या होता है वाटर। यहाँ पे भी वही होगा, 95.5% क्या होगा इथानॉल होगा और 4.5% क्या होगा वाटर होगा। तो कंपोजिशन कभी चेंज नहीं होता है। किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे बोल रहा हूँ, ठीक है, एज़ोट्रोपिक मिक्सचर वाले पॉइंट पे बोल रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ, ठीक है। और इस पॉइंट पे और एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है एज़ोट्रोपिक मिक्सचर के लिए, वो ये है कि दोनों कंपोनेंट जो है एक ही पार्टिकुलर टेम्परेचर पे दोनों एक साथ बॉईल करेगा, ठीक है। ये बहुत मतलब स्पेशल है ये एज़ोट्रोपिक मिक्सचर के लिए कि दोनों कंपोजिशन का तो ऐसा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अलग अलग होता है। इथानॉल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 78 डिग्री के आसपास होता है ना। और जो आपका ये वाटर है, वाटर का कितना होता है, वाटर का आपका होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेकिन अगर इस कॉम्पोजिशन पे अगर आप लोगे तो दोनों जो है ना एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे ही बॉईल करता है, अराउंड आपका 350 केल्विन पे आपको दोनों एक साथ बॉईल करता है। तो दे विल बिहेव लाइक कि दे आर ए सिंगल कॉम्पोनेंट, ठीक है। तो आप जब बॉईल करोगे दोनों एक साथ बॉईल हो रहा है तो आपको लगेगा नहीं एक ही कॉम्पोनेंट है, इसमें एक ही कॉम्पोनेंट होगा शायद, दो नहीं है ना, ऐसा लगेगा आपको। तो इसलिए दो कैरेक्टरिस्टिक आपको याद रखना, पहला क्या है, पहला ये है कि कंपोजिशन चेंज नहीं होता। दूसरा पॉइंट क्या है कि दोनों कंपोनेंट एक ही पार्टिकुलर टेम्परेचर पे वो क्या करेगा, डिस्टिल करेगा, मतलब वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं ऑप्शंस में। पहला ऑप्शन है द कंपोजिशन ऑफ डिस्टिलेट डिफर्स फ्रॉम द मिक्सचर। नहीं, ये तो गलत है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये कम्प्लीटली गलत है। डिस्टिलेट का जो कंपोजिशन होता है वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, वो कभी भी डिफर नहीं होता, चेंज नहीं होता। द बॉइलिंग पॉइंट कॉजन चेंजिंग, नहीं ये भी गलत है। बॉइलिंग पॉइंट एक ही फिक्स बॉइलिंग पॉइंट पे ही ये दोनों क्या करेगा, एक साथ बॉईल करेगा दोनों कंपोनेंट, ठीक है, दोनों कंपोनेंट। तो सी पे देखते हैं, द मिक्सचर हैज़ हाईएस्ट वेपर प्रेशर देन फॉर एनी अदर कंपोनेंट्स। नहीं, फॉर एनी अदर कंपोजिशन में अगर आप लोगे इसको, अगर दोनों को चेंज कर दोगे ना तो ये एग्जोट्रोपिक मिक्सचर बनेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं। तो और दूसरा कैसा वेपर प्रेशर, क्या हाईएस्ट और क्या लोएस्ट, है ना। तो दूसरा कंपोजिशन ही बनेगा, सिंगल एक ही पार्टिकुलर कंपोजिशन है जिसमें ये एज़ोट्रोपिक मिक्सचर बनेगा और एक ही टेम्परेचर होगा, वो हाईएस्ट लोएस्ट से कोई मतलब नहीं है, तो ये गलत है। फिर आता है कॉम्पोजिशन ऑफ एज़ोट्रोपिक ऑल्टर्स ऑन चेंजिंग द एक्सटर्नल प्रेशर। ऑब्वियसली ये फिर कांस्टेंट प्रेशर पे है ना, अगर आप प्रेशर चेंज कर दोगे तो इसका कॉम्पोजिशन भी चेंज हो जाएगा। मतलब इस वाले पॉइंट पे आपका, इस वाले पॉइंट पे आ रहा है आपका एज़ोट्रोपिक मिक्सचर, है ना। तो ये कोई मतलब कोई और हो सकता है ग्राफ आपका, ऐसा हो सकता है अभी, है ना, थोड़ा सा चेंज हो सकता है ऐसे करके, ठीक है। ये थोड़ा बीच में आ सकता है या फिर कुछ भी, मतलब कोई पोजीशन चेंज हो सकता है, मतलब यहाँ पे जो कंपोजिशन है वो चेंज हो सकता है अगर आप प्रेशर चेंज करोगे तो, ठीक है। और एक बात आपको याद रखना, ये जो ग्राफ है ये टेम्परेचर वर्सेस कंपोजिशन है, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर नहीं है, ठीक है। तो ये जो मतलब ये जो ग्राफ आपको ऊपर की तरफ गया है, इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर है, ये दोनों पार्टिकुलर जो कॉम्पोनेंट है उस दोनों से ये बॉइलिंग पॉइंट क्या ज़्यादा है ना। तो ज़्यादा है तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इस बॉइलिंग ये जो बॉइलिंग पॉइंट है, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये ज़्यादा होने का मतलब ये है कि ए और बी के इन दोनों के बीच में मतलब जो इंटरेक्शन है वो इंडिविजुअल इंटरेक्शन से क्या है, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। मतलब ए इंटरेक्शन जो होगा और बी इंटरेक्शन से जो होगा उससे ए बी इंटरेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, मतलब ठीक है। तो इसलिए आपका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो रहा है। तो ये कौन सा आपका एज़ोट्रोपिक मिक्सचर फॉर्म कर रहा है, ये मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोपिक मिक्सचर फॉर्म कर रहा है, मैक्सिमम बॉइलिंग, ठीक है, मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोपिक मिक्सचर फॉर्म कर रहा है ये, ठीक है। तो ये भी याद रखना, ये आपका यहाँ पे ऑप्शन पे है नहीं तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए आपका डी करेक्ट है, क्योंकि आप यहाँ पे प्रेशर चेंज करोगे तो यहाँ पे आपका जो एज़ोट्रोपिक मिक्सचर का जो कॉम्पोजिशन है वो चेंज हो सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि 5 ml ऑफ 1 नॉर्मल HCl लिया आपने, 20 ml ऑफ N/2 H2SO4 लिया और 30 ml ऑफ N/3 नाइट्रिक एसिड लिया, आर मिक्स टुगेदर एंड द फाइनल वॉल्यूम इज मेड अप टू 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 डेसीमीटर क्यूब मतलब 1 लीटर होता है। द नॉर्मलिटी ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज, तो इसमें आपको क्या करना है, ये एक फॉर्मूला होता है इसमें आपको N फाइनल ओके B फाइनल इज इक्वल टू 3 सोल्यूशन है ना, 1 2 3, ठीक है। तो N1 V1 प्लस N2 V2 प्लस N3 V3, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है आपको। यहाँ पे क्या निकालने के लिए बोला है, N फाइनल निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो N1 कितना है, N1 1 है और V1 कितना है 5, ठीक है। N2 कितना है, N2 आपका है 1/2, V2 कितना है 20, ठीक है। N3 कितना है, N3 आपका N/3 मतलब 1/3, ठीक है, 1/3 और V3 कितना है, V3 है 30, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। 1 लीटर और 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml, ठीक है, क्योंकि ये सारे ml पे है ना, बाकी सब ml, इसको भी ml पे लिखा है। तो ये आप करोगे तो इसमें हिसाब ऊपर आएगा 25 डिवाइडेड बाई 1000 इज इक्वल टू 1/40। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोला है कि एट 300 केल्विन द वेपर प्रेशर ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन कॉन्टेनिंग 3 मोल ऑफ ए एंड 2 मोल ऑफ बी इज 600 टोर, ठीक है। 600 टोर मतलब टोटल वेपर प्रेशर दे दिया ए और बी का, और ए और बी का आपका क्या है, मोल भी 3 मोल है और ये 2 मोल है, ठीक है। तो एट द सेम टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर में अगर 1.5 मोल ऑफ ए एंड 0.5 मोल ऑफ सी नॉन वोलेटाइल है आर एडेड टू दिस सॉल्यूशन, ऐसा उसी सॉल्यूशन में आपने और ए डाला और नया करके सी भी डाल दिया आपने उसमें, तो वेपर प्रेशर जो होता है सॉल्यूशन को इंक्रीज कर देता है फिर से, ठीक है। इसमें 600 था ना, अभी 630 हो जाएगा ये। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पी बी नॉट, अच्छा पी ए नॉट नहीं है, पी बी नॉट निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो आपको करना क्या है यहाँ पे, सबसे पहले मैं ये करता हूँ पी टोटल, तो पी टोटल इज इक्वल टू पी ए नॉट, एक्स से कितना हो जाएगा, ये 3 और 2 है ना, तो 5 है, तो 3/5 है ना, प्लस पी बी नॉट और ये कितना हो जाएगा, ये 2/5, ठीक है। तो ये पहला इक्वेशन आएगा। और आप यहाँ पे पी टोटल जो है ना, पी टोटल की जगह 600 लिख सकते हो डायरेक्टली, है ना। तो यहाँ पे 600, ठीक है। तो ये पहला इक्वेशन, ठीक है, पहला इक्वेशन आएगा। दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा, ये 630 हो जाएगा, 630 हो जाएगा कैसे, पी ए नॉट, ठीक है। और ये कितना बन जाएगा, टोटल मोल कितना होगा, पहले था आपका इसका 3, अभी हो जाएगा 1.5, तो 4.5 हो गया ए, ठीक है। बी कितना हो गया, बी तो पहले का तरह ही है 2 है, बी और नया करके ऐड नहीं करा, और सी आपने 0.5 ऐड करा, तो टोटल कितना हो जाएगा 4.5 6 7, तो 7 में से ए कितना है 4.5, तो 4.5 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है, प्लस पी बी नॉट, तो पी बी नॉट ऑफ ये कितना है 2 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। और सी क्या है, सी तो आपका ये नॉन वोलेटाइल है ना, तो उसके लिए कोई वेपर प्रेशर नहीं होगा, ठीक है। तो ये प्लस पी सी लिखना ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन 2। समझ में आ रहा है क्या बोलो, ये नॉन वोलेटाइल है, तो नॉन वोलेटाइल है तो इसके लिए कोई वेपर प्रेशर नहीं होने वाला, ठीक है, तो लिखना ही नहीं है उसके लिए। तो अभी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, ठीक है। पी बी नॉट निकालने के लिए बोला है ना, तो यहाँ से पहले वाले इक्वेशन जो है इससे क्या करना, पी ए नॉट निकाल लेना, निकाल के फिर यहाँ पे पी ए नॉट में सब्स्टिट्यूट कर देना, सब्स्टिट्यूट करके पी बी नॉट निकल के आ जाएगा, ठीक है। और पी बी नॉट आएगा C90।